आपने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सुरक्षा घेरे के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने टीवी चैनल्स पर इसको लेकर शानदार ग्राफिक्स भी देखे होंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि किस नेता के पास किस लेयर की सिक्योरिटी है और यह सिक्योरिटी काम कैसे करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक सुरक्षा घेरा आपके देश का भी होता है और यह सुरक्षा घेरा आपकी जिंदगी में सुरक्षा विटामिन के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह सुरक्षा घेरा टूटता है तो देश के हर एक नागरिक की जिंदगी खतरे में आ सकती है। इस सुरक्षा घेरे को ही हम आम बोलचाल की भाषा में नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। भारत का कुल जमीनी बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है। इसमें कई देशों के साथ सीमाएं शामिल हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। वहीं भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर की है और इस सीमा पर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की डिफेंस शक्तियों का एक ऐसा जमावड़ा है तो वक्त के साथ जो अभेद्य हो चुका है। जिस भारत को आंखों से बम विस्फोट देखने की आदत पड़ चुकी थी, आज इन्हीं विस्फोटों की आवाज हमें दुश्मन देशों से सुनाई देती है और यही भारत की नेशनल सिक्योरिटी है, जिसने बीते 11 सालों में शौर्य और साहस के नए समीकरण बना दिए हैं। ऐसे में आज भारत की इस नेशनल सिक्योरिटी को सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। भारत का सुरक्षा घेरा कोई ऐसी तस्वीर नहीं जिसे आप एक जगह से खड़े होकर देख सकें। टीवी चैनल्स पर भी आपको जितना दिखाया जाता है वो असल में इसका सिर्फ 1% ही होता है। बाकी भारत का सुरक्षा बेड़ा हर घड़ी, हर समय, हर दिन खुद को मजबूत रख रहा है। बीते 11 सालों में भारत ने अपनी ताकतवर छवि से न सिर्फ दुश्मनों को दहशत में डाला है, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि नया भारत अब किसी से डरता नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया आयाम दिया है और भारत को वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बनाया जिसके सामने बड़े बड़े देश नतमस्तक हैं। आपको याद होगा, साल 2014 से पहले भारत की छवि, भारत की इमेज एक ऐसे देश की बन चुकी थी जो हमलों का जवाब देने में हिचकिचाता था। मुंबई हमला हो या फिर सीमा पर लगातार घुसपैठ, हमारी नीति थी सब्र और शांति की। हम सबूत पेश करते थे, डोजियर देते थे, लेकिन दुश्मन देश जो खुद आतंकवाद के कुलगुरु थे, वो इन सबूतों पर साइलेंट मोड में चले जाना प्रेफर करते थे। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के भाषणों में जो शब्द हुआ करते थे, वो अब भारत की सुरक्षा नीति में पिरो दिए गए। मतलब भारत अब आतंक का जवाब आतंक की भाषा में देता है और आक्रामकता का जवाब देता है ताकत के साथ। जम्मू कश्मीर के उरी में साल 2016 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 19 जवानों को शहीद किया, तब भारत ने चुप्पी साधी। 28 से 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दर्जनों आतंकी ढेर हुए और पाकिस्तान को साफ संदेश गया कि अब भारत घर में घुसकर मारता है। ये वो पल था, ये वो मोमेंट था जब दुनिया ने भारत का एक नया रूप देखा। साल 2019 में जब इन्हीं आतंकियों ने पुलवामा अटैक किया तो इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को हवाई हमले से नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे मिराज विमानों ने सैकड़ों आतंकियों का खात्मा किया। पाकिस्तान बौखलाया लेकिन कर कुछ नहीं पाया और यह था नया भारत जिसने दुश्मन को उसी की धरती पर जाकर सबक सिखाया था। ठीक ऐसे ही साल 2020 में गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी का
भारत ने ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत ने सैन्य ताकत और कूटनीतिक रणनीति से चीन को यह साफ बता दिया कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। हमारे जवानों ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने चीनी सैनिकों की भारत के सामने हैसियत पूरी दुनिया को दिखा दी। अब यहां पर यह भी समझना चाहिए कि ताकतवर छवि सिर्फ कार्रवाई से नहीं बनती, इसके लिए मजबूत नींव चाहिए। यानी कि सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि प्रिपरेशन भी जरूरी है। और मोदी सरकार ने इसी नींव को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको 4 पॉइंट्स में आपको ब्रीफ करती हूं, जिसमें पहला है रक्षा बजट। साल 2014 में जो रक्षा बजट 2.94 लाख करोड़ था, जो कि साल 2025 तक बढ़कर 6.21 लाख करोड़ हुआ, यानी 2.5 गुना की वृद्धि इसमें देखी गई। दूसरा है स्वदेशी हथियार। तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन तकनीक ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तीसरा है आधुनिक हथियार। राफेल जैसे लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत ने भारत की ताकत को कई गुना मजबूत कर दिया है। चौथा है रक्षा निर्यात, यानी भारत अब हथियार आयातक से निर्यातक बन चुका है। साल 2024 तक भारत ने $2.63 बिलियन के रक्षा उपकरण निर्यात किए, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार भी शामिल हैं। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जो कि पिछले साल से 12% ज्यादा है। और ये नंबर्स, ये आंकड़े सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़े आज ये साफ करते हैं कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक सैन्य महाशक्ति बन चुका है। अब जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि एक देश को सुरक्षा भी कई लेयर्स में होती है। एक देश की सुरक्षा भी कई लेयर्स में होती है, जिसमें पहली लेयर की बात हमने कर दी, यानी कि 15,200 किलोमीटर के जमीनी बॉर्डर पर हम कितने मजबूत हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आपको एक दूसरी लेयर दिखाते हैं, और ये लेयर है समुद्री सुरक्षा की लेयर, जिसकी कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर की। और मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को नौसेना की रीढ़ बनाया है। पहले जहां पर हम जहाज और हथियार विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आज भारत खुद जहाज बना रहा है और दुनिया को निर्यात भी कर रहा है। यानी हमारी सुरक्षा का बटन आज हमारे ही हाथों में है, यानी कंट्रोल हमारे हाथ में है। साल 2022 में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। 45,000 टन का यह जहाज पूरी तरीके से भारत में बना, जो कि 30 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है। यह भारत की इंजीनियरिंग का कमाल नमूना था, जिस पर लिटरली दुनिया रिसर्च कर रही है। स्वदेशी युद्धपोत और सबमरीन्स की अगर हम बात करें, तो बीते 11 सालों में 60 से ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन्स भारत ने बनाई है। प्रोजेक्ट 15B के तहत INS विशाखापत्तनम जैसे स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ने नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। और यह सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब यह है कि मोदी सरकार ने नौसेना को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस किया है। नौसेना के लिए राफेल मरीन जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और MiG-29K ने समुद्री युद्ध की ताकत बढ़ाई। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स जैसे कि INS कलवरी और प्रोजेक्ट 75I के तहत नई स्वदेशी सबमरीन्स ने भारत की अंडर वाटर ताकत को भी मजबूत कर दिया। साल 2014 में नौसेना का बजट रक्षा बजट का 16% था,
जो कि अब बढ़कर 19% हो चुका है, 16% से 19%। साल 2024-25 में नौसेना को 1.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका मतलब यह है कि मोदी सरकार ने नौसेना को भी समान प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी पर रखा है। और हमारी इस नौसेना ने न सिर्फ बाहरी खतरों से निपटा, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी कमाल दिखाया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाकर कोविड-19 के दौरान नौसेना ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को निकाला और मेडिकल सप्लाई पहुंचाई। तो वहीं ताउते और यास जैसे चक्रवातों में नौसेना ने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई। यानी दो फ्रंट पर हमारी नौसेना ने नेशनल सिक्योरिटी को ताकत दी है। अब आ जाते हैं थर्ड लेयर पर, यानी तीसरी लेयर, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरनल वर्जन पर, जहां पर बाहरी दुश्मनों के साथ साथ मोदी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया। नक्सलवाद, जो कि दशकों तक भारत के लिए नासूर बना, उसे जड़ से उखाड़ने का काम अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। साल 2013 में 125 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, आज सिर्फ 18 जिले ही बचे हैं। साल 2023 में अकेले छत्तीसगढ़ में 380 नक्सली मारे गए, 1194 गिरफ्तार हुए और 1000 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सड़क, स्कूल, अस्पतालों के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट किया गया, जिसने नक्सलियों की जड़ों को कमजोर कर दिया है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता रहा है। दंतेवाड़ा हो या फिर बस्तर, बीच में अबूझमाड़, बीजापुर हो, गरियाबंद, सुकमा या फिर राजनांदगांव, कभी इन इलाकों में नक्सलियों की तूती बोलती थी। लेकिन आज आलम यह है कि इन सभी जगहों पर नक्सलवाद अपने आखिरी दिन गिन रहा है, या यूं कहूं कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और इसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखानी चाहिए। दोनों ही तस्वीर बीजापुर के नक्सल प्रभावित पुंजारी कंकर क्षेत्र के पास तमिल भट्टी गांव की है। पहली तस्वीर में एक स्मारक दिखेगी और यह स्मारक नक्सलियों ने बनवाई, लेकिन आज की तस्वीर में यह स्मारक मिट्टी में मिल चुकी है, यानी नक्सलियों के स्मारक इतिहास बन चुके हैं। एक समय था जब देश में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ समेत देश के दूसरे राज्यों तक एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन आज ये पैकअप कर रहा है। यहां पर आपको एक वर्सेस ग्राफिक्स भी देखना चाहिए, जिससे यह साफ होगा कि मनमोहन सरकार में नक्सलवाद का हाल क्या था और आज मोदी सरकार में नक्सलवाद की असली सिचुएशन क्या है। साल 2005 से 2014 के बीच कुल 14,682 नक्सल घटनाएं हुई, तो वहीं साल 2014 से लेकर 2023 के बीच सिर्फ 7,128 ऐसी घटनाएं हुई। मनमोहन सरकार के दौरान नक्सल ऑपरेशंस में शहीद जवानों की संख्या थी 1,750। साल 2014 से 2023 तक ऐसे ऑपरेशंस में शहीद जवानों की संख्या घटकर 485 हुई। यानी दोनों ही सरकारों के तौर तरीकों में एक बड़े बदलाव को आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। सरकार की तरफ से दिए गए ये आंकड़े साल 2023 तक के हैं और 2023 से 2025 तक भी बहुत कुछ बदल चुका है। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। मौत की खबर किसी भी दिन ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। वहीं नक्सल के प्रभाव का एक्स्ट्रा स्टेट विश्लेषण अगर हम करेंगे तो 3 साल पहले तक बिहार के 10 जिले ऐसे थे जो कि नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यहां से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है।
इसी तरीके से आंध्र प्रदेश हो, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी नक्सली 2-4 जिलों तक ही सिमट कर रह चुके हैं। साल 2021 तक झारखंड के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या 5 है। अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय की है, जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, ऐसे में यह लगता है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी की सबसे आउटर लेयर को समझते हैं, जहां पर भारत की ताकतवर छवि सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। और यह भी 140 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा का एक सॉफ्ट पार्ट है, जहां पर भारत ने क्वाड जैसे मंचों पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी धमक को बढ़ाया। साल 2023 में G20 की मेजबानी कर भारत ने वैश्विक नेतृत्व की मिसाल कायम की। दूसरी तरफ यूएन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बढ़ावा दिया और परमानेंट सीट की मांग को और मजबूत कर दिया। तीसरा पॉइंट है हमारी फ्रेंडशिप। रूस, अमेरिका, फ्रांस और मध्य पूर्व के देशों के साथ भारत ने रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिससे आज भारत ग्लोबल पावर हाउस का एक नया हब बन चुका है। यह भारत की वो नेशनल सिक्योरिटी है जिसका डर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातों में दिखता है, जब वो विदेशी मंचों पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इस शक्ति का एहसास तब होता है जब हमारा कट्टर दुश्मन चीन भी सामने से लड़ाई में नर्वस हो जाता है। ये सुरक्षा की शक्ति का एहसास तब होता है जब तुर्की में बने हुए ड्रोन्स को डेमो मोड में ही मिट्टी में मिला देते हैं। अब आप सोचकर देखिए, जब भारत दुश्मन को उनके घर में घुसकर जवाब देता है, जब भारत का रक्षा बजट और स्वदेशी हथियार दुश्मन देशों की एंजाइटी को बढ़ा देते हैं, तो क्या यह नया भारत नहीं है? क्या यह वही भारत है जो पहले सिर्फ बातचीत के ऑफर्स में उलझा रहता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि भारत को एक ऐसी ताकतवर छवि दी जिसे देखकर दुश्मनों को दौरे पड़ने लगे हैं। और दूसरी तरफ दोस्त गर्व करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट, नक्सलवाद के खात्मे से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की धमक तक, यह नया भारत है जो ना झुकता है, ना रुकता है और ना ही डरता है। यह भारत की वो राष्ट्रीय सुरक्षा है जो 140 करोड़ भारतीयों का कवच भी है और 140 करोड़ भारतीयों की ताकत भी है। इस नेशनल सिक्योरिटी की हर लेयर में देश प्रेम, देश सेवा और देश हित का भाव है। और यह भारत की वो मिट्टी है जहां पर बच्चा बच्चा कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।